जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है भारत में लोकतंत्र के आयाम। इसके पहले हमने एक चैप्टर पढ़ लिया है जिसमें हमने उत्तर औपनिवेशिक काल में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को अच्छे से पढ़ा हुआ है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है, चैप्टर एक नहीं समझा है, तो आप चैनल पर विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस के नाम से, जहां पर आपको सिलेबस तथा साथ ही साथ क्लासेस चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगी, जहां से आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। रिवीजन करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कीजिए, जहां पर ये सभी जो क्लासेस कराई जा रही हैं इन सब का नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया जाता है। वहाँ से आप लेके आप रिविज़न कर सकते हैं PDF नोट से, या फिर अपना हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहें तो आप वहाँ से बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कमेंट में करके कोई भी ये पूरा लेक्चर देखने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई आपको एक प्रकार से कोई टॉपिक में कुछ पूछना होता है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई करके जवाब दिया जाएगा। अगर अन्य किसी सब्जेक्ट का आप वीडियो चाहते हैं, सिलेबस चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर उसका PDF सिलेबस एक प्रकार से अच्छे से आपको दे दिया जाएगा। इसलिए चैनल पर बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में लोकतंत्र के आयाम कौन कौन से हैं? भारत में लोकतंत्र का विकास किस प्रकार से हुआ, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया क्या थी, ये सभी चीज़ों को हमने चैप्टर फर्स्ट में देख लिया है। अब हम देखेंगे भारत में लोकतंत्र के आयाम। भारत में लोकतंत्र का जो क्रियान्वयन होता है वह सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में देखा गया है एक प्रकार से। अगर हम बात करें भारत में लोकतंत्र की, अगर आप मत देते हैं, वोट देते हैं, तो यही सिर्फ एक लोकतंत्र की प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। हमने आपको लोकतंत्र की प्रक्रिया के विकास में अच्छे से वह बातें बताई हुई हैं। हालांकि आप अगर वोट देते हैं, यही एक लोकतंत्र का एकमात्र उदाहरण नहीं है। आपका सामाजिक में जो क्षेत्र है, सामाजिक समानता आपके समाज में होनी चाहिए, आर्थिक समानता होनी चाहिए, और राजनीति क्षेत्र में भी एक प्रकार से लोकतंत्र दिखना चाहिए। तो समाज में जैसे किस प्रकार की समानता होनी चाहिए, समाज में किसी भी व्यक्ति के बीच में भेदभाव ना हो, वर्गों के हिसाब से भेदभाव ना हो, उच्च जात नीच जात के हिसाब से भेदभाव ना हो, गरीब अमीर के हिसाब से भेदभाव ना हो। आर्थिक स्थिति की मतलब ऐसा है, आर्थिक आयाम का मतलब ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न मरे हमारे देश में, इसलिए आर्थिक स्थिति में भी हमें समानता चाहिए। राजनीति क्षेत्र में कि आप कोई गरीब हैं तो आप वोट चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, अमीर हैं तो लड़ सकते हैं, ऐसा कोई भी यहाँ पर प्रावधान नहीं होना चाहिए। ये सभी जो हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो हैं लोकतंत्र के आयाम हैं। तो चलिए एक एक करके इनको समझते हैं। पहला है लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र से हमारा अभिप्राय है कि मनुष्य के बीच सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न माना जाए। मतलब जो मनुष्य है, एक दूसरा मनुष्य है, उसके बीच में किसी भी सामाजिक स्थिति के आधार पर, अर्थात वह ऊंच नीच जाति के आधार पर, वर्गों के आधार पर, उसके क्रियाकलापों के आधार पर, उसके एक प्रकार से जॉब प्रोफेशन के आधार पर, उसकी आर्थिक स्थिति के आधार पर उसके बीच में भेदभाव न किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्तियों के समुचित विकास के समान अवसर मिले, किसी भी व्यक्ति का किसी भी रूप में शोषण ना हो। सामाजिक न्याय के इस मूलभूत मानवीय सिद्धांत को संविधान में अनेक रूपों से मान्यता मिली हुई है। संविधान के तीसरे और चौथे भाग में सामाजिक न्याय की सिद्धि के विविध उपायों का उल्लेख किया गया है, जिसमें से आपको हम बताएं, अनुच्छेद 14 के अनुसार भारत भूमि पर कानून के समक्ष सभी समान, अर्थात केवल नागरिक ही नहीं समान है, सबको समान संरक्षण प्राप्त है। किसी भी एक प्रकार से कानून के समक्ष सभी समान रूप से हैं। यह हमारे अनुच्छेद 14 के आधार पर हमको मूल अधिकार प्राप्त है। मूल अधिकार आपको पता होगा 12 से आपका 35 तक है, जो भाग 3 में है, जिसे एक प्रकार से हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। BA फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में आपके रहा होगा मूल अधिकार, आप अच्छे से पढ़े होंगे। तो उसमें जो 14 है, इसमें आपको कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समान संरक्षण प्राप्त होता है। अनुच्छेद 15 के हिसाब से देखेंगे कि सामाजिक आयाम क्या है। धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अर्थात किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर जो है विभेद न किया जाए, अर्थात भेदभाव न किया जाए। मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या उसके जन्म स्थान के आधार पर, इन सभी चीज़ों के आधार पर कभी भी उसके साथ
कोई भी भेदभाव ना हो। यह कौन हमें अधिकार दिलाता है? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 की बात करें तो अनुच्छेद 16 के द्वारा राज्याधीन पदों पर नियुक्तियों के संबंध में सब नागरिकों को अवसर की समता दी जाती है। एक प्रकार राज्य के अधीन जो भी पद की नियुक्ति होती है उसमें सब नागरिकों को समान अवसर प्राप्त हो, ऐसा कौन बतलाता है? हमारा अनुच्छेद 16 हमें अधिकार दिलाता है। अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के शिक्षा और संस्कृति संबंधी हितों तथा अधिकारों के संरक्षक की व्यवस्था की गई है। एक प्रकार से जो अल्पसंख्यक हैं, कम मात्रा में हैं, जो धर्म के लोग कम मात्रा में हैं या फिर उनकी संस्कृति संबंधी जो भी है उसके अधिकारों से उन्हें संरक्षण मिला हुआ है कि वह अपने अगर धर्म को पढ़ना चाहें तो उसकी भी पढ़ाई कर सकते हैं, शिक्षा अगर लेना चाहें तो वह उनको समान अवसर प्राप्त होगा। जैसे कि अल्पसंख्यक को प्राप्त है, बहुसंख्यक को जैसे प्राप्त है वैसे ही उन्हें ही प्राप्त होगा। ये अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत आ जाता है। अनुच्छेद 44 में देखें तो नागरिकों के समान व्यवहार संहिता। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत क्या बताया गया है कि सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। अनुच्छेद 45 में बताया गया है कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध कराया गया है। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, आदिम जातियों तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की उन्नति पर ध्यान दिया जाएगा। अनुच्छेद 47 आहार, पुष्टि, तल जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ये सभी चीज़ें आपके सामाजिक आयाम के अंतर्गत आ जाती हैं। आशा है आपको सामाजिक आयाम अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र की बात करें तो इसका अर्थ हो जाता है आर्थिक क्षेत्र में अवसर की समानता, अर्थात सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर योग्यता के अनुरूप मिले। अर्थात जैसे कोई गरीब आदमी है, उसके अंदर योग्यता है तो उसको जॉब मिले, उसके गरीब होने की वजह से उससे जॉब से हटाया ना जाए या जॉब का अवसर ही ना प्राप्त हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वह गरीब हो या किसी अन्य जाति का हो, किसी विशेष जाति को किसी विशेष सरकारी नौकरी से कभी भी उसे हटाया नहीं जा सकता है या उसे अवसर देने से वंचित नहीं किया जा सकता है अगर वह योग्य है। दूसरा है स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना। एक प्रकार से अगर कोई कार्य है, कोई पोस्ट है, आपको जॉब मिलती है, जितना पुरुष को उस पोस्ट के लिए आपको वेतन मिल रहा है उसी प्रकार स्त्री को भी उतना ही वेतन मिलना चाहिए। ये आर्थिक क्षेत्र में लोकतंत्र अर्थात आर्थिक क्षेत्र में अवसर की समानता प्रदान करता है। ये हमारा हो गया। अगला हम देखेंगे राजनीतिक आयाम, अर्थात राजनीति में किस प्रकार से हमारे लोकतंत्र दिखता है। लोकतंत्र को राजनीतिक क्षेत्र में भी लागू किया गया है। लोगों को राजनीतिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला क्या है? चुनाव लड़ने का अधिकार। चुनाव हर कोई व्यक्ति लड़ सकता है उसके योग्यता के अनुसार। जो भी एज लिमिट है उससे अगर ऊपर है, वह किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, गरीब है, अमीर है, कैसा भी है, वह चुनाव लड़ सकता है। दूसरा वोट देने का अधिकार। 18+ जो भी हो, अगर किसी भी जाति का हो उसे वोट देने का अधिकार है। अब जो भी 18 के प्लस हो जाता है वह अपना निर्वाचन कार्ड बनवा ले और वह वोट जो है वह दे सकता है। तीसरा है सार्वजनिक पद पाने का अधिकार। कोई भी सार्वजनिक पद हो अर्थात जो सार्वजनिक हो उसे पाने का अधिकार सबको है। किसी को भी, किसी भी जाति को, किसी विशेष धर्म को कभी भी उससे वंचित नहीं किया जा सकता। दल संगठन बनाने का अधिकार। जैसे कि आप किसी भी जाति या धर्म के हैं, आपको संगठन बनाने का अधिकार है। अगर आप अपने धर्म से विमुख होकर मतलब धर्म को लेकर किसी भी चीज़ का आप संगठन बनाना चाहते हैं तो भी वह बना सकते हैं आपको अधिकार है। लेकिन उसमें आप कोई भी अहिंसात्मक बात ना करें, कोई भी देश के विमुख जाकर, देश के विद्रोह में जाकर बातें ना करें, तो आप आसानी से जो है संगठन बना सकते हैं। तो यह हो गया आपका BA 3rd सेमेस्टर के ये चैप्टर 2 भारत में लोकतंत्र के आयाम। आगे चल के हम नेक्स्ट चैप्टर 3rd जो है वह आपका कल ही आ जाएगा। अच्छे से आपका सिलेबस हर एक चैप्टर कंप्लीट कराया जाएगा। इसमें जो कुछ भी आपको ना समझ में आया हो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, आपको बताया जाएगा। इसका PDF जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी क्लासेस के नोट्स आपको दिए जाते हैं जिससे आप आसानी से रिवीजन कर सकें, या फिर आप हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप अच्छे से तैयारी करिए, सिलेबस ज़रूर देख लीजिए आप टेलीग्राम चैनल पर भी और यहाँ पर भी अपलोडेड है।
मिलते हैं अगले वीडियो में।